Unacademy. Let's crack it. तो चलिए, सर ने तो परिचय मेरा दे ही दिया। बाकी आप लोगों से बताते हैं, सब लोग बता रहे हैं कि आप लोग मुझे जान रहे हैं। मैं भी बहुत सारे बच्चों को बाय फेस तो नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ ये जरूर पता है कि कहीं ना कहीं इंटरेक्शन जरूर हुआ होगा हम लोगों का ऑनलाइन मोड पे। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू पीसीएस, यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा उसको रिजॉल्व करूं और आप लोगों को बेहतर से बेहतर, साक्षात तो पहली मुलाकात हो पारी, पता नहीं आगे होगी नहीं होगी भाई, ठीक है। तो आप लोग जो भी पूछेंगे कोशिश रहेगी कि ईमानदारी पूर्वक तरीके से वो चीजें बताओ जो खुद के लिए यूज की हुई है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि जो सिर्फ बताने वाली होती हैं, वो बताएंगे जिससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो सर मेरा मेनली आपसे क्वेश्चन है कि आंसर राइटिंग कैसे करें, मतलब क्योंकि पीसीएस में अगर सबसे ज्यादा कोई मेन पोर्शन है जिससे रैंकिंग इंप्रूव होती है वो मेन आंसर राइटिंग है। तो उसमें मतलब कि बहुत डाउट रहता है कि हाईलाइट कैसे करें, ब्लू पेन से करें, ब्लू पेन से लिखना है तो ब्लू पेन से ही करें कि ब्लैक पेन से करें। इस तरह की छोटी छोटी चीजें जैसे कि जो पता नहीं चलती है लेकिन मार्क्स बहुत ज्यादा इनहैंस कर देती है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बड़ा क्या कहते हैं कि कंक्रीट आंसर भी इसका भी होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा वाकई में कंफ्यूजन रहता है। अगर आप ब्लू पेन या ब्लैक पेन, दो पेन का यूज कीजिए एग्जाम में, पहली बार कोई आपसे कहता है कि लाल हरा यूज करो तो मत करना, ठीक है, उससे नंबर कट जाता है। दूसरी चीज कि आप ब्लू पेन से पूरा आंसर लिख रहे हैं, लिखिए, लेकिन अगर आपको कहीं हाईलाइट करना है कोई पॉइंट को तो आप उसको ब्लैक पेन से कीजिए, या अगर ब्लैक पेन से लिख रहे हैं तो ठीक उल्टा ब्लू पेन से उसको अंडरलाइन कीजिए, ठीक। दूसरी चीज कि आपका क्वेश्चन था कि आंसर राइटिंग कैसे करें, तो आंसर राइटिंग के लिए मेरा जो भी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया कि आपको पॉइंट में उत्तर लिखना है, ठीक है। प्रस्तावना आप जरूर लिखनी है। कुछ लोग कहते हैं, मैंने सुना है कई जगह कि निष्कर्ष छोड़ दो 8 नंबर वाले में, गलती मत कीजिएगा। 2 लाइन का ही सही निष्कर्ष देना है, 2 लाइन का सही प्रस्तावना देनी है, और जो आप बीच का आंसर दे रहे हो वो पॉइंट, फ्लो चार्ट, और हो सके तो अगर डायग्राम है तो डायग्राम दीजिए। अगर आपको कोई डाटा याद आता है तो डाटा लिखिए, तो उसको बॉक्स बना दीजिए या अंडरलाइन कर दीजिए। इन चीजों का ध्यान रखते हुए आपको अपनी आंसर राइटिंग शुरू से अप्रोच ये बनानी है। पैराग्राफ लिखने वाला कंसेप्ट खत्म हो चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि छोटे क्वेश्चन है। अगर आप उसको पैराग्राफ में बांधोगे, जो टीचर चेक कर रहा होगा, हमें क्या होता है, आप इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हो। खाना आप घर में भी खाते हो और एक अच्छे होटल में भी जाकर खाते हो, 5 स्टार में, ठीक है। तो 5 स्टार होटल में जो खाना आता है बहुत सजा के आता है आपके सामने, और वही खाना घर पे आओगे तो एक ही थाली में सब लपेट के दे दीजिए, खा लेते हो। तो प्रेजेंटेशन अच्छी होगी ना तो खाने का स्वाद बढ़ जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। तो आप जब टीचर को अपनी कॉपी दे रहे हो तो प्रेजेंट करके दो अच्छे तरीके से ना, ताकि उसको चेक करने में मजा आए। जब मजा आएगा तो आपके नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। इस तरीके से शब्द वाली हेडिंग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। बच्चे लिख देते हैं प्रस्तावना, निष्कर्ष, हेडिंग बना के। वो सिर्फ आपको पता है कि प्रस्तावना है, टीचर को पता है प्रस्तावना है, लिखने की जरूरत नहीं होती प्रस्तावना है कि निष्कर्ष है। ये गलती नहीं करना है, ठीक, नंबर कट जाते हैं इसमें, ठीक है। नहीं, हेडिंग डालनी है। हेडिंग जैसे मान लो आपने प्रस्तावना लिखी 2 लाइन की, तो प्रस्तावना को बताना नहीं लिखे कि प्रस्तावना है ये, बस शुरू कर देना आंसर को, तो वो ऑटोमेटिकली 3-4 लाइन शुरू की जो मानी जाती है प्रस्तावना मानी जाती है, और लास्ट की 3-4 लाइनें निष्कर्ष मानी जाती है। लेकिन बीच में आपको, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें हेडिंग देनी है, जैसे नरम दल गरम दल, मान लीजिए विशेषता पूछ लिया क्वेश्चन, तो आप क्या बोलोगे, नरम दल की विशेषताएं, गरम दल की विशेषताएं, इनकी क्या कहते हैं, कमियां क्या थी, फिर हेडिंग बनाई आपने, इनकी कमियां क्या है, तो हेडिंग बनानी है बीच में, लेकिन एज अ प्रस्तावना शब्द और एज अ निष्कर्ष शब्द हेडिंग के रूप में नहीं लिखना है, ठीक है। ये पूछना है कि जो मेंस कहते हैं कि मेंस की तैयारी पहले करनी चाहिए और प्री की बाद में, लेकिन सर प्री को भी पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है जितना मेंस के लिए, वरना प्री की पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है। तो सर किस तरह से स्ट्रेटजी को बनाया जाए कि हमारा मेंस एंड प्री आराम से मतलब तैयार हो जाता है और फिर कोई मतलब बर्डन फ्री नहीं होना चाहिए। देखिए, ये एक सवाल बड़ा कॉमन, ये भी क्वेश्चन है, और इसका बड़ा कॉमन सा जवाब मैं जो देता आया हूं कि पहले आपको मेंस ही तैयार करना चाहिए। उसके पीछे के 2 कारण है। एक तो यह है कि जब मेंस का सिलेबस बड़ा है और अगर आपने उसे कवर नहीं किया तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच जो गैप है 3 महीने का, उसमें आप कभी कवर नहीं कर पाओगे उसको, ठीक। तो ऐसे बार बार प्रीलिम्स तो निकाल लोगे आप, लेकिन बार बार मेंस में नंबर आपके घटते चले जाएंगे, तो ये क्या करेगा, आपको परेशान करेगा। तो पहले तो आपको मेंस में तैयार करना चाहिए, उसका पहला कारण बताया लंबा सिलेबस। दूसरा, अगर आपने मेंस तैयार कर लिया है तो आपका प्रीलिम्स आसानी से तैयार होगा। क्यों? क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं और वो फैक्ट आपने कहीं ना कहीं मेंस के दौरान पढ़े हैं। जब आप उसको प्रीलिम्स में रिवाइज करोगे तो चीजें आपके लिए आसान रहेंगी। तो होलिस्टिक अप्रोच अपनाइए। अगर जैसे आपको टारगेट कीजिए, जैसे मुझे 2024 का एग्जाम देना है, अगर हम 24 का टारगेट करें तो सबके सामने 23 में तो प्रीलिम्स जिनका हो गया तो मेंस में लगे होंगे, तो अधिकतर बच्चों का टारगेट होगा 24 का। तो अब 24 का एग्जाम संभवतः है कि मार्च में होगा प्रीलिम्स, और मान के चलिए यही सितंबर या अगस्त में होगा मेंस, ठीक है, 1-2 महीने ऊपर नीचे, ठीक। तो अभी से आप जो है इस चीज को शुरू कर लीजिए
कि आपको मेंस की तैयारी शुरू करनी, ये मान के मेंस एक बार पढ़िए कि मुझे 23 वाला ही मेंस देना है। एक बार आप सितंबर तक अपना सिलेबस पूरा कर लोगे, फिर सितंबर से दिसंबर तक दोबारा उसको रिवाइज मार दो। जनवरी जैसे शुरू हो, और मान लीजिए अगर मई में एग्जाम होता तो बहुत अच्छी बात है, अगर कंफर्म हो जा रहा है कि मार्च में ही एग्जाम है तो आप दिसंबर से ही अपना प्रीलिम्स में लग जाओ। अगर पहली बार दे रहे हो तो 4 से 5 महीने दीजिए, पहले मेंस आप किए रहिएगा, फिर मेंस की तरफ बढ़िएगा। ये तरीका होता है। ये भूल जाइए कि आपको मेंस या प्रीलिम्स पढ़ना है, आपको सिलेबस पढ़ना है। ये असली बात है कि जब आप इतिहास पढ़ने बैठे हैं तो आप मेंस के क्वेश्चन आंसर लेके बैठे और पूरा इतिहास उस हिसाब से पढ़िए कि आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे, तो डेफिनेटली प्री तैयार हो रहा होगा। साथ में ज्योग्राफी इस तरह पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आप मेंस का क्वेश्चन आंसर बगल में रखे हैं और साथ में वो पढ़ रहे हैं, तो आप अपने आप को ये भी बता रहे हैं कि हम खाली इतिहास याद रखना, खाली इतिहास नहीं पढ़ना, खाली भूगोल नहीं पढ़ना है। जिंदगी नरक हो जाएगी, प्रोफेसर बन जाओगे, क्योंकि पीसीएस का वो नहीं बनता। तो उसके लिए जरूरी है कि आप मेंस के अप्रोच के साथ टॉपिक पढ़ें और कम से कम 1 साल देना पड़ेगा। मैं मीटिंग में हुई थी जब अकेडमी पे जो ये कहते हैं मतलब की मेंबरशिप बैच चली थी अभी 23 के प्रीलिम्स के लिए। अच्छा, उसमें तो मैंने आपको फॉलो किया, उसमें देखा कि आपने बताया कि जो है अगर से प्री का हम एग्जाम मतलब वहां एग्जाम हाल में बैठे हैं, अगर मैं 90 क्वेश्चन समथिंग अगर हम कर ले जा रहे हैं, मैंने वहां किया कि मेरा 92 प्लस क्वेश्चन सही जा रहा था। फिर उसके बाद मैंने देखा कि करें अटेम्प्ट आगे या ना करें, और आपने मैंने एक वीडियो में आपको देखा था, आपको बताया था कि अगर आप प्लस है मतलब फिर आप 120 समथिंग क्वेश्चन करो, क्योंकि कोई यूपी पीसीएस से कोई एग्जेक्ट होगा नहीं, पता नहीं हो सकता कितना माइनस हो जाए, लेकिन वो एग्जामिनेशन हॉल में बन नहीं पाया कि कर दे जाए। बार-बार ये डर बनी रही पता नहीं होगा या सही हो जाए, गलत है और माइनस में चले जाए, सेफ स्कोर में है छोड़ देंगे, इस चक्कर में छोड़ दिया। तो हम जानना चाहेंगे सर आप मतलब कि पढ़ाते समय भी अपनी तैयारी की, उसके बाद में एग्जामिनेशन हॉल में कैसे मतलब ये अपना अप्रोच बनाना है कि हाँ मैं सेफ स्कोर के साथ में भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने ही हैं, ठीक। उसके बाद में मेंस में आप राइटिंग के साथ में अपनी स्ट्रेटजी क्या अप्लाई की, ठीक। और मैं समझ गया आपकी। देखिए जो मैंने ये वाली तरीका बताया था वो मैं खुद यूज करता हूँ। सर इस सवाल को जनरलाइज कर देता हूँ ताकि सब ध्यान दें। इसके बाद में अभी तो सर से पूरा सब्सक्रिप्शन है, तो सर से तो काफी हिंदी मतलब बहुत मजा आ रही है। अरे हिंदी के तो अलग स्टैंडर्ड से क्रिएट हो रहा है, पहले से पहले हिंदी के पढ़ी नहीं, बैकग्राउंड साइंस का था तो उसमें हिंदी के वजह से काम चल जाती थी। नहीं, इसको जनरलाइज हम करते हैं इनके सवाल को कि कोई भी जॉब करते समय काम करने के साथ तैयारी कैसे करें और आपकी अपनी तैयारी का अप्रोच क्या है। ये 2 सीधे सवाल, ये सबके सवाल है। देखिए तैयारी में शुरू में तो जो कर रहा था उस समय तो कोई जॉब कर नहीं रहा था भाई, एकदम पूरी तरीके से तैयारी की मैंने, और एग्जाम निकलने भी शुरू हुए और लगातार मतलब ये हो कि शुरू से ही पहले अटेम्प्ट से ही इंटरव्यू देने का मौका मिल गया। तो 4-5 बार जब लगातार इंटरव्यू दे लिए तो लगा कि यार अब लग रहा है कि कुछ करना भी चाहिए, क्योंकि लग रहा है इससे काम बनेगा नहीं, समय काफी निकलता चला जा रहा था। और सामाजिक जो जिम्मेदारियां होती, शादी ब्याह वाला वो सब मामला भी शुरू हो गया एज बढ़ने के साथ साथ, तो उसको करने के साथ आपके घर थोड़ा बैठना कठिन हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों अन्य काम करने के बजाय क्यों ऐसा कुछ काम किया जाए जाकि मेरी तैयारी भी साथ साथ चलती रहे। इसलिए मैंने टीचिंग लाइन को चुना, पहले ऑफलाइन पढ़ाना शुरू किया मैंने। जब वहां पर मैंने इस बात को ध्यान रखा कि मुझे किन बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास विकल्प था कि मैं वनडे की तरफ भी जा सकता हूं और पीसीएस की तरफ भी। उसका मुझे बड़ा नुकसान भी हुआ कि भाई पीसीएस के बच्चे हर शहर में कम होते हैं, कम ही बच्चे हिम्मत बना पाते हैं कि हाँ मुझे तैयारी करनी है, तो बच्चे कम ही मिले। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे मेरा मेन जो मोटिव था दिमाग में कि हाँ यार मुझे इसके माध्यम से अपनी तैयारी भी करनी है, तो मैंने उसको लेके चलता रहा। फिर अनअकैडमी छोड़ा, यहाँ पर भी मैंने फिर पीसीएस को ही अपना अप्रोच बनाई। उसके पीछे का मेन पर्पस 2 था कि मैं बच्चों को वो कंटेंट दे पाऊं जो मैं खुद डे रूटीन में पढ़ रहा हूं अपने लिए। तो उसका फायदा मेरा, मुझे रिवीजन होता रहा मेरा खुद का, और बच्चों के पास भी लाइव कंटेंट पहुंचा जो एग्जाम के लिए चाहिए पर्टिकुलर। तो इस अप्रोच के साथ मैं चलता रहा। दिमाग में कहीं ना कहीं बराबर था कि हाँ चलो ठीक है, अभी दिमाग में था कि हाँ लेना है सिलेक्शन, किसी भी तरीके से करते रहते हैं कोशिश। जब अब लगातार लग के नहीं हुआ तो अब देते रहते हैं, होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो कोशिश मतलब करते रहे। ये तो स्ट्रेटेजी हो गई आपकी, मेरी की मैंने कैसे किया। दूसरा सवाल आपका मैं समझा कि आपने जो क्वेश्चन वाली बात की मुझसे कि सर कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, मैं उस पे स्टक हो गया 92 पे आके, क्योंकि मुझे लग रहा था सही है। क्योंकि देखिए आप इस बार का भी रिजल्ट आप लोगों ने देखा होगा यूपी पीसीएस का, तो बहुत सारा बदलाव हुआ और अच्छे खासे स्कोर के बच्चे जो है बाहर हो गए, 95 तक के बच्चे बाहर हो गए, जबकि पिछली बार तक का जो ट्रेंड है 85-86 क्वेश्चंस का था। तो अब इतना बड़ा जो वेरिएशन आता है, इसको ही बचाने के लिए मैं उस अप्रोच को बताता हूं कि आपको 125-30 के अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि यूपी पीसीएस खुद भी क्वेश्चन कुछ गलत करता है, कुछ डिलीट मारता है। तो अगर आप इतना नहीं कर पाओगे, भले कितने श्योर रहो,
मैं 100% कह रहा हूँ, मैं खुद अपना बता रहा हूँ, पॉलिटी पढ़ाता हूँ, पॉलिटी का एजुकेटर हूँ, एक दो क्वेश्चन पॉलिटी के भी बाई मिस्टेक गलत हो ही जाते हैं। क्यों? तब आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप 90 करके आप 90 सही हो जाएंगे आपके? तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट तो लेना ही पड़ेगा यूपी पीसीएस के एग्जाम में। तो आप लीजिए और उसको करके, उसको मैंने तरीका उसमें वीडियो में बताया था आपको कि पहले अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जिसपे आप 100% से हो रहे हैं, फिर सेकंड राउंड पे आइए जिसमें आप 50-50 जानते हैं कि मतलब कि या तो ये ठीक हो गया या तो दो तो ऑप्शन खत्म हो गए। उसके बाद अगर उसके बावजूद भी आपका लगभग स्कोर जो है 130 के आसपास नहीं पहुंच पा रहा है तो थर्ड अटेम्प्ट लीजिए। थर्ड अटेम्प्ट में उसको लीजिए जिसमें आपको पता कि ये ऑप्शन तो दम नहीं है, तो वहां पे भी आपकी प्रोबेबिलिटी रहती है कि क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो इस 30 तरीके से 125 और 130 के बीच स्कोर आप पहुंचा सकता है। सर हमारा क्वेश्चन ये है सर, मैं इस बार मेंस दे रहा हूँ। अच्छा। तो पिछली बार मेरे साथ ऐसा हुआ 16 से 17 क्वेश्चन तो आसानी से हो जा रहा है, लेकिन उसके बाद जो नहीं आ रहे क्वेश्चन उनको कैसे तय करें? तो इससे पहले दिया था आप बता रहे हो? जी सर, 22 तक दिया था। तो क्वेश्चन छूट गया था आपका? जी सर, ये फर्स्ट में। तो पहले कौन सा लिखते हैं, 8 नंबर 12 नंबर? क्या सर? 8 नंबर वाला पहले लिखते हैं, 12 नंबर वाला? नहीं, 8 नंबर लिखते हैं। जैसे बता पूछ रहे थे कोई क्वेश्चन नहीं मैं उसको कैसे टैकल करें? हाँ, उसको तो मैं बताऊंगा ही। मैं ये पूछना चाहता कि पहले 8 नंबर वाला लिखते हैं, पहले 12 नंबर वाला क्वेश्चन? 8 नंबर। तो पहले 12 नंबर वाला लिखिए, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा कि हम 8 नंबर वाले में समय ज्यादा देते हैं, जी सर। वो 8 ही नंबर का है, उसमें हमारा शुरू में एग्जाम में टाइम बहुत होता है। ऐसा होता है कि जो 5 का फ्लो था वो भी नहीं हो। हाँ, तो वही चीज है। तो इसीलिए मैंने कहने का मतलब कि 12 नंबर आप जब लिखोगे पहले, तो आप वो 12 नंबर का सवाल है, उसमें आपको 6-7 नंबर एवरेज देता चला जाएगा एजुकेटर टीचर। लेकिन अब 8 नंबर वाले आपने समय दे दिया 2 घंटे का, और फिर आपके पास 10 सवाल बचे हैं और आपने फिर 1 घंटे में 12 नंबर वाले सवाल निपटा दिए। तो जो 12 नंबर के हिसाब से स्टैंडर्ड आना चाहिए आंसर का, वो नहीं आ पा रहा है। तो एक तो ये होता है इसमें नंबर सवाल छूटने का। अगर आप 12 नंबर लिखो तो 8 वाले को थोड़ा छोटा भी लिखोगे ना तो आपका काम चल जाएगा। 12 वाले में हमारा प्रेशर होता है कि हमें कम से कम इतने शब्द जो है पहुंचाने हैं, उस पहुंचाने के चक्कर में 2-3 सवाल छूट जाते हैं। पीसीएस वाले एग्जाम में मैं आपसे यही बोलूंगा कि ऐसा लिखिए क्वेश्चन एक भी न छूटे, क्योंकि फिर 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हो कि उनको लिखना ही है कैसे करें? देखिए हम यही, अगर जैसे आप मान लो कि अगर तैयारी अगर की हो तो थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन देखिए ऐसे होते हैं, मैं मानता, खासतौर से पेपर 3 में ऐसे क्वेश्चन पूछने तक नहीं आता है। लेकिन मैं सच्चाई बताऊं, हालांकि ये एज ए एजुकेटर के रूप में नहीं कहना चाहिए, लेकिन तब भी मैं कहूं लिख दो, 1 नंबर दे देगा। छोड़ दोगे तो 0 मिलना तय है, नेगेटिव तो है ना। मतलब ये अप्रोच नहीं है, लेकिन इस सिलेक्शन के लिए अप्रोच है। लिख दो, कुछ भी लिख दो, कहानी बना दो, कुछ दाया बाया का लिख दो, लिख दो। 1 नंबर 1.5 नंबर 2 नंबर तो देगा ना, ब्लैंक पे तो 0 आना ही है। हमेशा से इस बात पे टिका रहा हूं कि करंट अफेयर 3 लेयर तैयारी आप लोग कीजिए। एक तो डेली करंट अफेयर न्यूज़पेपर के माध्यम से, फिर मंथली कोई एक मैगजीन पकड़िए, उसको कोशिश कीजिए कि महीने में 2 बार पढ़िए, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना, बच्चे एक बार पढ़ के हटा के फेंक दिए, 2 बार 15-15 दिन के अंतराल पर पढ़िए। फिर उसके बाद तीसरी अप्रोच लेके आइए, जब ईयरली आती है उसको पढ़िए। इन 3 लेयर पे जब करंट अफेयर तैयार करोगे तो आपकी एक्यूरेसी 90% प्लस हो जाएगी करंट अफेयर की। इस तरीके से देखिए, पेपर आपको अगर मिल जाता है तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण लीजिए, हिंदी मीडियम के अगर आप हैं तो। इंग्लिश मीडियम में आप तो इंडियन एक्सप्रेस वगैरह कोई पढ़ सकते हो। और अगर जनसत्ता उपलब्ध है इसको ले सकते हो। जनसत्ता में मेंस के लिए अच्छा कंटेंट आता है, थोड़ा उसका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उसमें कमी रहती है, तो मेंस इसलिए राष्ट्रीय संस्करण के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर राष्ट्रीय संस्करण नहीं लोगे तो आपको सारे पेज अवॉइड करने पड़ेंगे, 1-2 ही पढ़ने को मिलेगा बस। तो पहले राष्ट्रीय संस्करण लेते थे, लेकिन जब से यूपी के ये जो पेपर जुड़ रहे हैं, हाँ। उससे लोकल न्यूज के लिए हमने अमर उजाला का स्टार्ट किया, क्योंकि उसमें काफी यूपी का अनुवाद है। नहीं, तो यूपी के लोकल न्यूज के लिए आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो बहुत शहरी लेवल पे समाचार आता है ना, तो कि इसने इसको मार दिया, इसने इसको पीट दिया, इस तरीके से क्वेश्चन मतलब उस पे आते हैं, तो वो नहीं उसका। हाँ, बहुत लोकल हो जाता है, मोहल्ले की न्यूज आने लगती है, मजा तो आता है। हाँ, तो फिर उसकी आवश्यकता नहीं, आप संस्करण ही लीजिए, राष्ट्रीय संस्करण, उससे भी आपका यूपी कवर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।